जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो जो आप लोग का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में क्या है कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 3.6 है, तो इसके क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, जिसमें क्या था कि क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक का दिया हुआ था, ठीक है। जिसमें हम लोग को क्या करना था कि रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करना था, तो उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। और आई होप कि आप सभी को जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आज हम लोगों को क्या करना है कि 3.6 का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। यह पार्ट नंबर 2 वीडियो है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, जिसमें क्या है 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किए, उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर 3.6 को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो 3.2 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 2 का पहला, तो उसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 2 का जो पहला क्वेश्चन जो है ना, वो अब आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। और दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। पहले दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्मक के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। क्या करा है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि दो हम लोगों को नीचे समस्या 3 ठो समस्या दिया हुआ है, उसको क्या करना है कि रैखिक समीकरण का युग्म के रूप में सबसे पहले व्यक्त करना है। तो व्यक्त कर लेंगे, और जब व्यक्त हो जाएगा तो रैखिक समीकरण को सॉल्व करना तो हम लोग जानते ही है, तो उसी को हम लोग क्या कर लेंगे कि सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरे का पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है क्या कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह हम लोग को क्वेश्चन करा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या कि यह कोई नदी है, ठीक है। मान लीजिए कि यह क्या है कि कोई एक नदी है, ठीक है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से कोई एक नदी है, ठीक है। इसमें ऋतु नाम की, ठीक है, ऋतु नाम की एक लड़की है, ठीक है। वह ऋतु नाम की लड़की है, और वह जल में क्या है, अगर जल इस तरफ से लगातार मतलब जल स्थिर है, ठीक है। अभी जल क्या है कि जल स्थिर है, तो जल स्थिर है तो क्या है कि ऋतु तैर सकती है कितने कि वह 2 घंटा में 20 किलोमीटर यहाँ से, अगर वह जल ऐसे स्थिर है तो ऋतु क्या है कि 2 घंटा में 2 आवर में क्या है कि वह 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा में कितना है कि वह 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। जब अनुकूल रहता है, धारा के अनुकूल मतलब कि धारा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। धारा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके अनुकूल वह क्या है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। लेकिन क्या कर रहा है कि जब प्रतिकूल हो, मतलब क्या है कि अगर धारा ऐसे चल रही है, ठीक है, धारा क्या है कि इस प्रकार से ऐसे चल रही है, लेकिन ऋतु को क्या है कि इस प्रकार से इसको इस तरफ आना है, तो वह क्या कर सकती है कि वह सिर्फ कितना है कि 2 घंटा में सिर्फ कितना है 4 किलोमीटर ही वह क्या कर सकती है कि तैर सकती है। तो हमको बताना है कि स्थिर जल में, और उसके बाद क्या है कि धारा की चाल कितना है। आप लोग आई होप कि क्वेश्चन समझ चुके हो। क्या है कि अगर धारा इस प्रकार से ऐसे चल रहा है ना, तो इसी धारा के साथ 2 घंटे में ऋतु क्या है कि 20 किलोमीटर तैर सकती है। लेकिन अगर धारा इस तरफ से चल रहा है, अगर ऋतु को इस तरफ आना है, तो वह 2 घंटे में सिर्फ कितना तैर सकती है तो 4 किलोमीटर। तो क्या आप लोग बताइए, यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि ऋतु का जो चाल है वह धारा में धारा के अनुकूल कितना है और धारा के प्रतिकूल कितना है नहीं जान रहे। तो सबसे पहले तो हम लोग को चाल को क्या है कि मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चाल को क्या करते हैं कि मान लेंगे 2 का 1, तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे क्या कि माना स्थिर जल में, ठीक है। माना क्या कि स्थिर जल में ऋतु की चाल माना कि क्या कि जल में स्थिर जल में ऋतु की चाल कितना मान लेंगे तो x किलोमीटर पर घंटा मान लेंगे, ठीक है। x किलोमीटर पर घंटा मान लेंगे, ठीक है, स्थिर जल में। और धारा की चाल, ठीक है, और धारा की चाल हम लोग क्या मान लेंगे कि y किलोमीटर पर घंटा मान लेंगे, y किलोमीटर पर घंटा मान लेंगे। और आप लोग बताइए, पहले क्वेश्चन में कहा है कि अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब क्या हुआ कि अगर धारा इस तरफ चल रहा है तो हम लोग भी मतलब कि जो तैरने वाला है वो भी इसी तरफ चल रहा है। प्रतिकूल मतलब है क्या कि धारा इस तरफ चल रहा है, तो प्रतिकूल मतलब कि जो तैरने वाला है वह इस तरफ से चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अनुकूल की ओर बढ़ते हैं। तो अनुकूल
अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, तो अनुकूल चाल क्या है कि चल रहा है धारा इस तरफ और हम भी तैर रहे हैं इस तरफ, मतलब कि हमारा चाल और जल का चाल दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तो यह क्या है कि हमारा चाल x है और जल का चाल कितना है, धारा का चाल तो y, तो x प्लस वाई किलोमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और उसी प्रकार यह धारा अनुकूल है और प्रतिकूल चलेगा तो क्या हो जाएगा कि घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिकूल चाल हो जाएगा। प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा कि घट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने मान लिया। तब क्वेश्चन के अनुसार चलते, ठीक है, तो स्थिति एक के अनुसार चलते, स्थिति एक के अनुसार। तो स्थिति एक में क्या कहता है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि समय इक्वल टू होता है दूरी बट्टा में कितना होता है, चाल होता है, दूरी बट्टा में चाल होता है। तो स्थिति एक में क्या कहता है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो समय कितना हो गया 2, दूरी कितना हुआ तो 20 किलोमीटर, और चाल हम लोग जान रहे कि अनुकूल कर रहा है, तो अनुकूल का चाल कितना है x प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस वाई, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 से 20 कितने बढ़ते 10 बढ़ते। और जब क्रॉस गुणा करवाइएगा तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में हो जाएगा 10, और ये हम लोग का कौन सा मिल गया, तो समीकरण नंबर 1 मिल गया। उसी प्रकार से स्थिति 2 की ओर चलेंगे। स्थिति 2, तो स्थिति 2 में क्या कहता है कि धारा के प्रतिकूल, पहले क्या था अनुकूल था, पर है कि धारा के प्रतिकूल में क्या करता है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो फिर वही फॉर्मूला पर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा कि समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा में चाल हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। तो समय आपकी कितना लेता है, तो 2 ही घंटा लेता है, लेकिन दूरी अब कितना चलती है, तो अब दूरी 4 ही किलोमीटर चलती है, तो 4 हो जाएगा। और चाल कितना है, तो आपकी प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में हो जाएगा x माइनस वाई बटा में 1, तो 2 से 4 कितने मरतबे 2 मरतबे, यानी कि यहाँ से जो 4 निकल जाएगा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो इससे हम लोग इजिली x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 1 है कि x प्लस वाई इक्वल टू में कितना है, तो यह दिया हुआ है 10, ये 1 है इक्वेशन, और दूसरा क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू में है 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग विलोपन विधि से चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर विलोपन विधि से चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अगर हम लोग जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को, क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा और x और x मिलकर कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12, और हमको x का वैल्यू निकालना है तो 2 से बाहर कट जाएगा 6 मरते, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 6, तो x का वैल्यू हम लोग को 6 मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर तो रखेंगे x का मान, तो ये पहले क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में है 10, तो x का मान है 6, तो प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मिल गया 6 और y का वैल्यू कितना मिल गया 4, यानी कि जो ऋतु का है ना कि ऋतु का जो चाल है वह कितना है, तो यह है 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो धारा की चाल है वह कितना है, तो यह 4 किलोमीटर है, ठीक है, यह 4 किलोमीटर पर आवर है। तो आई होप कि आप सभी को 2 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो दूसरे का पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो पहले के बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है ये, बस भाषा का ही प्रॉब्लम है। भाषा अगर हम लोग समझ गए ना तो क्वेश्चन का इक्वेशन बना कर उसके बाद तो सोल्व करना बहुत ही ये, बस भाषा को हम लोगों को समझने की देर है, ठीक है। तो पहला का पहला हो गया, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो ये दूसरा नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कर रहा है कि 2 महिला, ठीक है, यानी कि 2 वुमेन, ठीक है, प्लस में क्या है कि 5 पुरुष, यानी कि 5 मेल मिलकर क्या करता है कि कोई भी एक काम है, ठीक है, कोई भी एक काम है ना, तो 2 महिला और 5 मेल यानी कि 7 आदमी मिलकर क्या है उस काम को 4 दिन में पूरा करता है।
कितने दिन में पूरा करता है? 4 दिन में पूरा करता है। जबकि 3 महिला, ठीक है, 3 महिला और कितने पुरुष है, तो सॉरी यहाँ पर है 3 महिला और 6 पुरुष, यानी कि मेल मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 3 दिन में पूरा करते हैं। पहला कंडीशन आप लोग समझे, क्या कर रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं, और उसी काम को क्या है कि 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो अब पूछ रहा है क्या कि अकेले एक महिला मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा और एक पुरुष अकेले मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को मालूम है कि एक जो महिला है वह एक काम को कितने दिन में कर सकता है और एक पुरुष कितने दिन में कर सकता है, नहीं जानते हैं। तो उसको हम लोग को क्या करना है कि मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि माना है क्या, माना कि एक अकेली महिला कार्य समाप्त करती है कितने दिनों में? तो 1 दिन में समाप्त करती है। कितने दिन में? 1 दिन में। तथा पुरुष भी क्या है कि अकेले उस काम को पुरुष भी क्या है कि कार्य समाप्त करता है, कितने दिन में करता है? तो y दिन में समाप्त करता है, ठीक है। 1 दिन में और y दिन में समाप्त करता है। तो कंडीशन 1 के अनुसार चलते हैं, स्थिति 1 के अनुसार चलते हैं। स्थिति 1 को पढ़िए। तो स्थिति 1 में क्या कर रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक सीधे एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में पूरा करता है। और कितने कहते हैं? 2 महिला। तो 2 महिला है तो 2 महिला हो जाएगा। और कार्य कितने दिन का होता है? तो 1 दिन का हो जाता है, तो 2/1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा? और पुरुष कितना है? तो 5, तो ये हो जाएगा 5/y। और कितने दिन में कार्य को समाप्त करते हैं? तो 4 दिन। और कितना काम है? तो एक काम, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल टू हो जाएगा 1/4। और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार स्थिति 2 में चलते हैं। स्थिति 2 में, तो स्थिति 2 में क्या करता है कि 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करता है। 3 महिला यानी कि 3/x हो जाएगा और 6 पुरुष यानी कि 6/y हो जाएगा। और कितने दिनों में करता है? तो 3 दिनों में। तो 3 गुना हो जाएगा इक्वल टू में 1, यानी कि ये हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू में हो जाएगा 1/3। और ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो इससे हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं कि x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि समीकरण नंबर 1 और 2 में क्या है कि 1/x और 1/y है। तो इसके पहले क्वेश्चन में जो आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा रहता है तो उसमें रैखिक समीकरण के जो 8 क्वेश्चन थे उसमें क्या होता है कि बटा में रहता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं। तो अपने मन से हम लोग क्या मान लेंगे कि यहाँ पर माना क्या कि 1/x को हम लोग p मान लेंगे और 1/y को हम लोग क्या मान लेंगे कि q मान लेंगे। और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करिएगा तो 1/x यहाँ पर हो जाएगा 2p प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5q इक्वल टू में देगा 1/4 हो जाएगा। और 4 से दोनों तरफ गुणा, यहाँ से एक है गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा 8p प्लस 20q इक्वल टू में 1। और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे को चलेगा तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल टू में हो जाएगा 1/3। अब 3 से हम लोग क्या करते हैं किसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9p प्लस 18q इक्वल टू में 1। और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो इसको तो हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रज गुणन विधि से चलते हैं। यहाँ पर ब्रज गुणन विधि से चलेंगे। तो ब्रज गुणन विधि से चलेगा तो ये कितना आ जाएगा p बटा में। तो p को हम लोग p के लिए क्या करेंगे कि p को छापेंगे तो -1 गुने 20 करिएगा तो -20 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर -1 गुने 18 करिएगा तो +18 हो जाएगा इक्वल टू में कितना q बटा में। तो q के लिए सॉल्व करेंगे तो q को झापिएगा तो -1 गुने 9 यानी कि -9 हो जाएगा। और -1 गुने कितना हो जाएगा तो 8 यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा 8। और 1 के लिए सॉल्व करिएगा तो 1 से तो 1 वाला झपा जाएगा तो 18 गुने 8 करिएगा तो कितना मिल जाएगा तो 144 हो जाएगा। और 20 गुने 9 चलेगा 20 गुने 9 करिएगा तो कितना आ जाएगा तो 20 9 180 आ जाएगा। तो ये इतना मिल गया अब हम लोग को। तो p के लिए तो -20 + 18 कितना आ जाएगा तो 2 हो जाएगा।
क्यू, -9 + 8 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और 144 में से 180 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6, 7 में से 4 गया तो 3, कितना मिल गया 36। अब हमको पी क्या है, तो पी बटा 2 इक्वल टू देगा 1 कट्टा में 36, तो 2 से 36 कटेगा 18, यानी कि पी इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को, तो पी का बटा पी इक्वल टू मिल गया 1 कट्टा में 18। लेकिन हमको पी का वैल्यू निकलना था, हमको निकलना था किसका, 1 बटा एक्स का। तो पी का मान हम लोग रखेंगे 1 बटा एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 1 कट्टा में 18, यानी कि एक्स का जो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 18। तो पहले का जो एक्स का आंसर हम लोग को मिल गया वो कितना मिल गया 18। उसी प्रकार से इसको पी का वैल्यू मिल गया, तो पी का वैल्यू और यहाँ से क्यू का निकलेगा सबसे पहले, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 1 कट्टा में 36, तो क्यू का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1 कट्टा में 36 मिल गया। ठीक है, माइनस माइनस आप लोग समझ रहे कि तीनों में हम लोग ने क्या किया कि माइनस को काट दिया, और यहाँ से क्यू का वैल्यू रखिएगा तो हो जाएगा 1 कट्टा में y इक्वल टू 1 कट्टा में 36, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 36। तो x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 36, यानी कि जो महिला समाप्त करेगी ना वो काम करो उस काम को कितने दिन में 18 दिन में, और जो पुरुष काम करो उस काम को समाप्त करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो 36 दिनों में समाप्त करेगा। तो इस प्रकार से जो दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो भी हम लोग का क्या है कि समाप्त हो जाता है। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना तो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। तो दूसरे के बाद जो आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर भी हम लोग क्या करते हैं कि फटाक से ना बढ़ जाती है। ठीक है, तो दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसको क्या करते हैं कि इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो तीसरा और जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर भी हम लोग बढ़ जाते हैं। बस भाषा को समझना है और इक्वेशन बनाकर फटाक से ना उसको क्या कर देना है कि सॉल्व कर देना है। तो दूसरे के बाद हम लोग अब क्या करते हैं कि तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो दूसरा का तीसरा नंबर हो जाएगा या दूसरा का तीसरा नंबर। तो तीसरा क्वेश्चन भी अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ियों द्वारा और कुछ बसें द्वारा दूरी तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। मान लीजिए क्या कि रूही नाम की कोई एक लड़की है। ठीक है, रूही नाम की कोई एक लड़की है, वह मान लीजिए कि यह कोई होटल है। ठीक है, वह होटल में रहती है और होटल से उसका घर जो है ना यहाँ से वह 300 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, तो 300 किलोमीटर उसका घर यानी कि होम है। ठीक है, उसका घर कितना है 300 किलोमीटर दूर। तो नेहा हॉस्टल से होम जाने के लिए कहीं ना तो रेलगाड़ी या बस से जाएगी ही जाएगी। तो वह क्या करती है कि यहाँ से वह रेलगाड़ी जाती है 60 किलोमीटर। ठीक है, कितना जाती है 60 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से। तो जब 300 में से 60 किलोमीटर वह ट्रेन से जाएगी तो बाकी के जितने है वो किससे जाएगी, वो बस से जाएगी। तो 300 में से 60 घटा जाएगा तो कितना आएगा 240। तो 240 किलोमीटर वह क्या है वह बस से जाती है। इतना ही होप आप लोगों को समझ में आ चुका कि रूही का वो रूही मान लीजिए कि वह हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल से उसका घर का दूरी है 300 किलोमीटर और वह घर जाती है किससे, या तो ट्रेन से जाती है, मतलब कि ट्रेन और बस दोनों से मिलाकर जाती है। तो वह 60 किलोमीटर किससे गई, ट्रेन से। तो बाकी अगर 300 में से 60 किलोमीटर चले गए तो कितना दूर बचा 240। तो 240 किलोमीटर वह किससे जाती है, तो बस से जाती है। और जाने में उसको कुल कितना समय लगता है, तो उसको कुल समय लगता है 4 आवर्स। ठीक है, उसको कितना समय लगता है 4 आवर्स लगता है। उसी प्रकार दूसरा कंडीशन में दिया हुआ है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है और बाकी यात्रा वो किससे करती है, बस से, तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो इसको रेलगाड़ी और उसकी चाल को बताया। तो सबसे पहले तो चाल ही नहीं मालूम है तो हम लोग चाल को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। माना क्या कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल को हम लोग क्या मान लेंगे कि x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। और बस की चाल को हम लोग मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्थिति नंबर 1 से चलेंगे। स्थिति 1 से चलेंगे तो स्थिति 1 में क्या करता है कि वह है कि 300 किलोमीटर। तो सबसे पहले कुल दूरी यहाँ लिखिए। ठीक है, कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है स्थिति 1 में, तो 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर और ट्रेन से कितना जाती है, यानी कि रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी से वह जाती है कितना, तो वह जाती है 60 किलोमीटर।
तो बस से कितना जाएगी, तो बस से जाएगी वो 240 किलोमीटर। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर और बस से 240 किलोमीटर जाती है। तो इसको बस से जाती है, तो आप लोग बताइए कि अगर 60 किलोमीटर वह ट्रेन से जा रही है, जैसे कि अगर मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोग का 60 किलो कहीं जाना है बाइक से, ठीक है, और बाइक का स्पीड, अगर बाइक का स्पीड आप लोग का 20 है, तो 20 से अगर आप लोग 60 से ले गया तो कितना, 3 घंटा में आप लोग पहुंच जाइए। 1 घंटा में अगर 20 किलो जा रहे हैं तो 3 घंटा में 60 किलो तय कर लीजिएगा। तो उसी प्रकार अगर 1 घंटा है तो ये क्या हो जाएगा कि 60 बटा में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना कि 240 बटा में y हो जाएगा इक्वल टू, और कितने घंटे में जाती है, तो 4 घंटे में, तो 4, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार स्थिति 2 में चलते, स्थिति 2 में, तो स्थिति 2 में भी सेम का सेम है कि 300 किलोमीटर, लेकिन उसमें क्या है कि अब 100 किलोमीटर वो क्या चलती है, रेलगाड़ी से। यहाँ पर है कि वह रेलगाड़ी से जाता है कितना, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से जाएगी तो बस से कितना जाएगी, 300 में से 100 घट गया तो कितना, 200, यानी कि 200 किलोमीटर वह क्या है कि बस से जाती है। तो इसको सिंपल से अप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 100 बटा में x प्लस 200 बटा में हो जाएगा y इक्वल टू, और क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि यात्रा करते तो उसे 10 मिनट अधिक लग जाता है, मतलब कि पहले कितना में जाती थी, 4 किलोमीटर 4 मिनट में, सॉरी कितना है, उसे 4 घंटा लगता था, लेकिन अब 10 मिनट अधिक लग जाता है। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 मिनट, और मिनट को हम लोगों को घंटा में बदलना है, तो घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 चौका 24 से 25 हो जाएगा। तो इसको लेके आप ये 100 बटा में x हो जाएगा, प्लस 200 बटा में y हो जाएगा, इक्वल टू में 6 चौका 24, 25 बटा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो जब हम लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया तो इससे इजीली हम लोग क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। उससे पहले आप लोग जान रहे कि यहाँ पर क्या है, x और y जो है बटा में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे। ठीक है, तो माना क्या कि 1 बटा में x को हम लोग p मान लेंगे और 1 बटा y को हम लोग क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। अब समीकरण क्यों बढ़ते, तो समीकरण नंबर 1 से इसके अनुसार चलिएगा तो ये कितना आ जाएगा कि 60p प्लस 240q इक्वल टू में हो जाएगा कितना, 4, और 4 से अगर हम लोग दोनों तरफ भाग करेंगे यार, ठीक है, तो 4 से कितना चला जाएगा, तो 15 चौका 60, यानी कि 15p इधर चलेगा तो 640, यानी कि 60 की, और यह 1 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को चलेगा तो हो जाएगा 100p प्लस 200y इक्वल टू में हो जाएगा 25 बटा में 6, ये और 6 से दोनों तरफ गुना करा दीजिएगा तो ये 600p प्लस 6 दूना 1200q, ठीक है, यहाँ पर q हो जाएगा 1200q इक्वल टू में हो जाएगा 25। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग देखना चाहते हैं तो ये 25 से ये सभी कट भी जाएंगे। ठीक है, तो 25 से जब इसको काटिएगा तो कितने बार चले जाएगा, या फिर रहने दीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को फिर से उतार लेते, तो ये 15p हो जाएगा प्लस 60q इक्वल टू 1, और दूसरे को जब 25 से भाग दे ही देते। ठीक है, तो 25 से भाग दे 25 दूना 50 हो जाएगा, 10 गया तो 100, यानी कि 25 दूना 50 और 4 तो 24p हो जाएगा, और 25 हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100 और 20 गया तो 200, यानी कि 48q इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 48 की 25 अठे 200, तो 25 अठे 200 तो 0 20 और 25 चौका 100 20 220 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप लोग बताइए कौन से विधि से इसको हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो थोड़ा टफ हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्रज गुणन विधि अप्लाई करेंगे। तो ब्रज गुणन विधि अप्लाई है तो p के लिए ये -1 गुने 60 तो -60 हो जाएगा, और -1 गुने यानी कि प्लस 48 हो जाएगा इक्वल टू q के लिए सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा -24 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 15 इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 तो ये हो जाएगा 48 गुने 15, और यहाँ से हो जाएगा -24 गुने 60 हो जाएगा। तो p -60 प्लस 48 मिलके कितना आ जाएगा, तो -12 हो जाएगा इक्वल टू q -24 प्लस मिलके 15 कितना आ जाएगा, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना, तो -9 हो जाएगा इक्वल टू 1 टाइम 48 गुने 15 करिएगा तो 48 गुने 15। ठीक है, 48 गुने 15 तो 15 चौका 15 अठे 120 का 0 हासिल 12, 15 चौका 60 60 और 12 हो जाएगा, 60 और 12 हो जाएगा 72, यानी कि 720। तो ये हो गया 720,
और 24 गुने 60 करना है, 24 गुने 60 करना है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 चौका 24, यानी कि 0, 24 हो गया हाथ से। उसके बाद 6 दूना 12 और 12 इसको गुना ही करना पड़ेगा, 0 0 चौका 24, 6 दूना 12 2 14, यानी कि 0 4 4 1, यानी कि 1440 माइनस हो जाएगा 1440। तो पी बटा में माइनस 12 हो जाएगा, क्यू बटा में हो जाएगा -9, और 714 से हो जाएगा 0, 4 में से 2 गया 2, उसके बाद 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इस पी का वैल्यू निकालना है, तो पी बटा में -12 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, -720। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 12 से करिएगा तो 12 छक 72, यानी कि पी इक्वल टू हो गया 1 बटा में 7। और पी का वैल्यू जब हम लोग 1 बटा x रखिएगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा 60, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया 60। उसी प्रकार q के लिए सॉल्व करिएगा, तो q का -9 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में -72, तो 0 से 0 और 9 से 8 मतलब कि 80। तो यहाँ से 1 बटा y इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में 80, और y इक्वल टू कितना हो गया 80 हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग को 60 और y का वैल्यू कितना मिल गया 80 मिल गया। तो यानी कि जो रेलगाड़ी का स्पीड है ना वह 60 किलोमीटर है, और जो बस का स्पीड है वो कितना है, वो 80 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से दूसरे का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ जो आप लोग का एक्सरसाइज 3.6 है ना वो अभी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी को 3.6 जो एक्सरसाइज थे इसके एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और इन तीनों क्वेश्चन को बस आप लोग क्या करेगा कि भाषा वाला क्वेश्चन को ना भाषा को अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। और भाषा को समझ लिए तो इक्वेशन ऐसे बनाया तो आप लोग इजिली बना ही सकते हो। इक्वेशन बना लिए तो जो 3 विधि आप लोग को बताया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या ब्रज गुणन विधि, एक तुलनात्मक विधि भी होता है, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि तो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3.6 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद क्या है कि जो एससी क्रिया वाला एक नया इसके बाद एक एक्सरसाइज है, तो अगर उसे आप लोग ट्राई करिएगा बनाने का, ठीक है। अगर वो आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग बता दीजिएगा टेलीग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा कि कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके बाद जो आप लोग का है ना कि चैप्टर नंबर 4 होने स्टार्ट करने वाले, जो द्विघात समीकरण आप लोग का है, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो अगला चैप्टर नंबर 4 है, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।